बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर बात की जाए सियासी इख्तलाफ की, तो सियासी इख्तलाफ होना किसी भी जमहूरी मुल्क का, मुआशरे का कानूनी और आइनी बुनियादी हक होता है, क्योंकि इस इख्तलाफात के पीछे जो है वो कौमी मुफाद के जो इक़दामात होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। कौमी अहदाफ किसी भी मुल्क की इकॉनमी से रिलेटेड होते हैं, उसके पीस से जुड़े हुए होते हैं, आज़ाद मजबूत फ़ॉरेन पॉलिसी से जुड़े होते हैं, और कौमी अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हुकूमत मौजूदा जो मुआशी बहरान है उससे निपटने के लिए जो इक़दाम कर रही है, यकीनन वो काबिल सत्ताइश है। साथ साथ अगर हम देखें कि अस्करी क़यादत का ताउन हासिल है, और SIF का फ़ोरम एक ऐसा फ़ोरम है जिससे बेहतरीन इक़दाम तो के मतलूबा नताइज भी हासिल होने शुरू हो चुके हैं, और मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी है, मुल्क का जो इमेज है वो बेहतर बिल्ड होने लगा है। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि मखसूस सियासी जमात की तरफ से इंतशार और तकसीम की सियासत जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। आज ही शहर का इक़्तिदार में आप देख सकते हैं कि इसका एक हमें मंजरनामा नज़र आया। क्या इस तमाम सूरत हाल से जो आज हमें नज़र आ रहा है, इससे हम कौमी अहदाफ हासिल कर सकेंगे? बात करेंगे इसी हवाले से कि नेशनल इशूज़ पर तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है मुआशी बहाली के लिए जो दीगर लूप होल्स हैं, दीगर लीकेजेस हैं, उनको भी एड्रेस किया जाना, और उसमें स्मगलिंग एक बहुत बड़ा ऐसा नासूर है जो मुल्क को खोखला करता चला आ रहा है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि इसके खात्मे के लिए इदारे कितने मुतहरिक हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट को किस तरह देखा जा रहा है, हुकूमती पॉलिसी क्या है, और उसका तसलसल के साथ जारी रहना कितना ज़रूरी है। दूसरे सेगमेंट में इसी पर बात की जाएगी। पहले सेगमेंट के गेस्ट का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, बड़े ही नोन पर्सनालिटी है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं नून लीग के अहम रहनुमा अरबाब खिज़र हयात साहब, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीक साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। अरबाब खिज़र हयात साहब, चूँकि आपकी हुकूमत है इसलिए तमाम मेहमानों की इजाज़त से आपसे पहला सवाल ले लेती हूँ कि सर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम है, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जितनी कंसर्न इस चीज़ पर है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का इदराक हो चुका है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा वो जितनी भी कोशिश कर लेगी वो फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। क्या आपका इस पर कॉमेंट होगा सर? देखिए शारजा, आपको पता होगा कि अभी मेरे ख्याल में 2-3 महीने कबल हमारे वजीर खजाना साहब ने और दीगर जो हमारे वफाकी वज़रा थे, तो उन्होंने एक इक़्तिसादी सर्वे जारी किया था। उसमें ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, सनअत, खिदमत, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कैपिटल मार्केट, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त और इक़्तिसादी रुझानात का उन्होंने एक पूरा सर्वे जारी किया था कि हमें आखिर इनमें क्या क्या कुछ इक़दाम करने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि 3.5 साल एक हुकूमत इस मुल्क में रही है, तो उन्होंने तो मुल्क का मौसी और जितने भी अमन व अमान की जो सूरत हाल थी, उन्हें तो मुल्क की इतनी दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्हें लाने वाले भी आप आज देखें कि उनके क्या हालात है, और उनको ले जाने वाले भी बस उन पर बहस करना ही मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। क्योंकि इस वक्त हमें मुल्क की इक़्तिसादी हालत जो है वो उसकी जानिब तवज्जो देने की जरूरत है, और हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जो है और प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विजन है कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान को मुआशी तरक्की देनी चाहिए, और उसी में हम लगे हुए हैं। अभी आप देखिए कि जो एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो उन्होंने आज भी आपको अभी आप मेरे ख्याल में आज आपने इस्लामाबाद के हालात देखे, हम देखे वहाँ। ठीक है, इख्तियार बेग साहब, आप लोग भी मखलूत हुकूमत में शामिल हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बरसरे इख्तिदार भी रही सूबे में। काफ़ी अरसे से आप लोग की 15-16 साल से हुकूमत है सूबे सिंध में। सर आप क्या समझते हैं कि इतना एक्सपीरियंस तो आप लोगों को है, इख्तलाफात भी होते हैं, सियासी इख्तलाफात जैसे मैंने कहा जमहूरी हुस्न है, लेकिन इस वक्त अगर मुल्की मुफाद में तमाम सियासी जमात एक पेज पर नहीं होंगी तो कौमी अहदाफ किस तरह हासिल किया जाएगा? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमें पेश है वो यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है कि सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं है। एक सियासी जमात कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी, हेड ऑन हॉस्टाइल पॉलिसी, जलसे जुलूस एहतजाज की पॉलिसी को फरोग दे रही है। आए दिन वो जलसों के ऐलानात और उसके बाद फिर वो
कहा जाता है हम इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। तो ये तमाम चीजें एक इन्वेस्टर्स को, एक सरमायाकार को जहर कातिल है उनके लिए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए सियासी इख्तलाफात बिल्कुल होते हैं और होने भी चाहिए। हर जमात का अपना मैनिफेस्टो होता है, वो भी पाबंद है कि उस मैनिफेस्टो को वो फरोग दे, लेकिन ये सियासी इख्तलाफात इस हद तक ना चले जाएं जहां कौमी मफादात कंप्रोमाइज हो जाए, बिल्कुल जहां आप खुद ये कहें कि IMF लोन मत दे पाकिस्तान को, जहां आप खुद ये कहें जांगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब लेटर लिख दें IMF को, ये तो हम इसमें हुकूमत के साथ नहीं, IMF को ये मैसेज दिया जाए। आप कांग्रेस से बिल पास कराएं, रेजोल्यूशन पास कराएं, आप UK के प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए पाकिस्तानी के अंदरूनी मामलात में जब कहें, तो ये सियासी इंतशार की एक हद होती है और वो हद एक सियासी जमात ने मैं समझता हूँ वो पार कर रही है। उन्हें मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुल्क के मफाद में देखें, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, हमारी हर चीज की तायीद करें, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो कौमी मफादात के अमूर हैं उसमें खुदारा आप कन्फ्रंटेशन न लें। अभी IMF का एग्रीमेंट हम साइन करने जा रहे हैं और IMF के साथ स्टैंड बाय स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गया है। UAE, सऊदीया और चीन अपने $12 बिलियन के डिपॉजिट्स को, जिसको सेफ डिपॉजिट कहते हैं, रोल ओवर के लिए तैयार हो गई है। हम इसमें लगे हुए हैं कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा $7 बिलियन के 4 साल। पाकिस्तान को एक्सटर्नल पेमेंट्स में बहुत सहूलत होगी, हमारे रिजर्व मुस्तहकम होंगे। आप इस वक्त बातें कर रहे हैं मुल्क में कन्फंट्रेशन की, बिल्कुल सही, ये सही नहीं है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि IPPs हैं, जैसे हमने कहा कि ऑडिट कराएं IPPs का एग्रीमेंट, हम कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि इनको रिव्यू किया जाए ताकि चार्ज जो है उसको हम खत्म कर सकें किसी तरीके से। जी बिल्कुल, इसमें तो साथ दे सकते हैं आप हमें कि महंगी बिजली ना आपको सूट करती है, ना हमें करती है, ना सनत को करती है। बिल्कुल, और इस चीज का प्राइम मिनिस्टर को इदराक भी है कि इंडस्ट्रीज जिस तरह हमारी तवानाई बहरान से मुतासर हो रही हैं, बहुत बड़ा एक अलमिया है ये। जावेद साहब, हम जब भी बात करते हैं अपने मुल्क में तामीरी सियासत की, तो क्या वजह नजर आती है आपको कि क्यों हमारे मुल्क में एक मखसूस जमात जो है अरसे से, तकरीबन 10 साल से, जब वो अपोजिशन लीडर भी थे, बानिए PTI की बात कर रही हूँ मैं, उस वक्त भी हमने एक फितना, इंतशार और तकसीम की सियासत देखी, इक़्तिदार में आए तब भी उन्होंने मैं ना छोड़ूंगा वाली पॉलिसी अपनाई, आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, और अब भी हैं तो अंदर बैठकर भी अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं, यू टर्न्स लेते रहते हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि एक तो उनकी सारी पॉलिसी जो शुरू से है 2014 से लेके जब कि वो पाकिस्तान के सियासी मंजर पर तलू हुए, उस वक्त से वो नेगेटिव कॉन्फ्रंटेशनल तसादुम की सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने 2014 में, आपको याद है, यहाँ धरना दिया बहुत बड़ा। ये धरनों का जो नया दौर है ये उन्हीं का किया हुआ है, शुरू किया हुआ है, और उसकी वजह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा ना कर सके, और वो सारे खलफशार आपके सामने है, मेरे सामने। उसके बाद जब उनको हुकूमत मिली तो भी उन्होंने अपोजिशन के साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और अपोजिशन को हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। नतीजा ये निकला कि उस दौर में कॉन्फ्रंटेशन होती रही, उन्होंने अपोजिशन को दबाने की कोशिश की, जेलों में डाल दिया, और ये आम तासुर था कि वो सारे अपोजिशन लीडरों को जेलों में रखना चाहते हैं। सो इससे एक बदमज़गी पैदा हुई, सियासतदानों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का फुकदान हुआ, और वो एक दूसरे के ज़ाती मुखालफ हो गए। मैं समझता हूँ कि उनको ये तर्ज़ अमल अब तो ख़त्म करना चाहिए था। उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कहा था कि हम 50 लाख घर बना के देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, $200 बिलियन आ जाएंगे। सब ख्वाब उन्होंने दिखाए, लेकिन एक ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। ये सारी ख्वाब की बातें थी, अमल की बात कोई भी नहीं थी। तो एक तो वो उनका तजर्बा नाकाम हुआ।
फिर उन्होंने उसके बाद के जो फैसले किए वो सारे के सारे नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी फैसले थे। उनको शदीद नुकसान हुआ, उनको भी और मुल्क को भी। अब तक वो कन्फ्रंटेशन जारी है। उनको ये समझ नहीं आ रही, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब वो इलेक्ट हुए लीडर ऑफ द हाउस तो उन्होंने उनको पेशकश की थी कि आए मफाहमत के लिए आगे आए और लेट्स मीट एंड लेट अस कार्व आउट ए कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा तरीक़ाकार अपनाएंगे जिससे मुल्क जो है वो इस्तेकाम की तरफ आए। लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया, मुस्तरद कर दिया। सो मैं समझता हूँ कि उनकी ये कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं है। दुनिया भर में ये तजुर्बा है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल, अमन और खुशहाली एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आप मुल्क में अमन को तबाह करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन करेंगे, सड़कों पे हुल्लड़बाजी होगी, और जैसे आपने देखा आज इस्लामाबाद में क्या हुआ, बिल्कुल, और लोगों को क्या बड़ी मुश्किलात, तकलीफ हुई लोगों को, बहुत ज्यादा, और स्कूल बंद हो गए, बच्चे जो हमारा Exactly. मुस्तकबिल है, स्कूल बंद हो गए, और लोगों को आने जाने में, मरीजों को कितनी प्रॉब्लम हुई है अस्पताल पहुंचने में, और शहरी जी रुल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मैं समझता हूँ ये उनको ये नहीं करना चाहिए। ये डिस्करेज करता है, ये सारा अमल जो है डिस्करेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी, उससे हमारी सनत चलेगी, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और जो बहुत बड़ा क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज का वो ख़त्म होगा। ठीक है अरबाब साहब, ये तमाम चीज़ें जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ये इस वक्त यकीनन हमारे लिए बाइस तशवीश है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए ना कि फ़ौजी मामलात में दखल अंदाजी, मानिए PTI कहते हैं कि फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया उन्होंने, तो ये तो फ़ौज के मामलात में दखल अंदाजी हो गई। दूसरे तमाम मामलात में स्टेटमेंट उनकी, अभी बरतानिया से मदद मांगना, कभी अमेरिका से बात करना, कितना असरअंदाज हो रहा है इस वक्त जो हुकूमत स्टेप ले रही है, दीगर इकदाम ले रही है, स्पेशली पाकिस्तान का इमेज जो बिल्ड किया जा रहा है, दुनिया के सामने लाया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। SIFC को ले लें आप, कितना इमेज मुतासर हो रहा है इससे? देखिए शाहजिया, जहाँ तक बानी PTI का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अब वो किस्ते पारीना बन चुके हैं, और मेरे ख्याल में तो मैं हैरान हूँ कि आज भी अगर आप अखबार खोल के या चैनल देखे तो उसमें बानी PTI का ही जिक्र हो रहा है। मैंने तो उनके खिलाफ मेरे ख्याल में बातें करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनके बारे में बातें करना मेरे ख्याल में वक्त जाया करने के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो उस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है। नहीं, लेकिन सर अरबाब साहब, मेरे के पूछने का मकसद ये भी है कि जो वो एक गलत अंदाज में जो उन्होंने सियासत की अपने, क्योंकि लीडर का काम ना आवाम को तकसीम करना नहीं होता है, लेकिन वो जो उन्होंने एक मुआशरे में हमारे एक बदनज़मी फैला दी है, एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है, वो कितना जहर कातिल है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि देखिए उनको देखा देखी तो तमाम दीगर जो जमातें हैं जो अपोजिशन में जो अपने मुतालबात मनवाना चाहती हैं वो रेड जोन पे धावा डालना चाहती हैं, फिर उनको देखा देखी। देखिए इमरान खान साहब को तो एक तो मैं उनको लीडर मानते ही नहीं हूँ, क्योंकि वो लीडर जो होते हैं ना तो वो मुल्क को कौम की सोचते हैं। आज देखिए, आज खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो हुकूमत है तो हम भी इनके खिलाफ निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन बहुत मजबूत है। हम भी आए रोज इनके चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, इनके वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने, इनके वज़रा के घरों के सामने एहतजाज कर सकते हैं और इनसे अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन हम मुल्क को इस तरफ ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि हम मुल्क की सोचते हैं। अगर हम भी यहाँ पर आए रोज एहतजाज शुरू करें तो मेरे ख्याल में सुबह तो वैसे भी इनका बुरा हाल है यहाँ पे, तो एक दिन भी ये अपने दफातर भी नहीं आ सकेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते। तो इनको, अगर ये सियासी लोग हैं, अगर इनको मुल्क की, कौम की, अपने सूबे की इनको ख्याल है कि आया हम इनको सूबे को तरक्की की जानिब ले चले, मुल्क को तरक्की की जानिब ले चले, तो इनको चाहिए कि ये एक टेबल पर आकर हमारे साथ बैठ गए और ये कहे कि आया मुल्क को हम आगे किस तरफ ले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आए रोज ये सुबह से शाम तक इनकी जो कारकर्दगी वो ये है कि हम आज इस्लामाबाद में धरना देंगे, आज हम सवादी में धरना देंगे, आज हम यहाँ पे जलसा करेंगे, आज हम वहाँ पे जलसा करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो सियासत नहीं हुई। मैं हैरान हूँ कि क्योंकि एक बात तो आज पूरी कौम हमें देख रही है, हमें सुन रही है। साफ बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है तो ये भी इन्हें जिस तरह मिली है, तो वो मैं किसी रोज आपके प्रोग्राम में वो भी हकीकत बता दूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें किस तरह हुकूमत दी गई है, लेकिन उससे बाद में बहस करेंगे। इस वक्त जो आपका टॉपिक है तो मेरे ख्याल में हमें उसी पे
फोकस करना चाहिए। तो वो ये है कि हमें अभी जो है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2023 और 24 की जो इक्तिसादी एक वो सर्वे जारी हुआ था, तो उसमें जो है, तो उसमें फिर हमारे वजीर खजाना साहब ने उससे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हम को मौसी तरक्की दिलवाए। हमारा मिशन ये है कि मुल्क में अमन और अमान रहे। आज आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि यहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल क्या है, कोई शख्स महफूज नहीं है। वो ज़रियाला का जो अपना आबाई जिला है, वहाँ पर वो मेरे ख्याल में जारी। इख्तियार बेग साहब, 9 मई का जो अफसोसनाक वाक़या है वो कौम आज तक नहीं भूली। जिस तरह हमारे शोहदा को, मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, 9 मई के किरदारों को कटहरे में लाने की कितनी ज़रूरत है ताकि आइंदा के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए? बिल्कुल, मैं उसका जवाब देते देते कल वाली जो यूथ कन्वेंशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम ने एड्रेस किया था, जिसमें हमारे यूथ के जिनके जहनों को उन्होंने बांट दिया, तकसीम कर दिया है, हर एक को वो दुश्मन समझते हैं, कल उन्हें ये मैसेज दिया गया है कि नहीं, हम एक कौम है, एक मुल्क के लिए आप उसके मेहमान हैं और आपने इस मुल्क को उसका वो मुकाम दिलाना है जो उसका मनसब है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें बिल्कुल सजा दी जाए, और ये ताकि एक प्रेसिडेंट ना कोई सच हो जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप शहीदों की बेहुरमती कर सकते हैं, आप इदारों को, एजेंसीज को, एस्टेब्लिशमेंट को, कुछ जो हमारे मुहाफिज हैं उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनके घरों पे हमलावर हो सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट अवे कि सियासी कंप्रोमाइजेस की बुनियाद पे, लेन देन पे आप यू कैन गेट अवे। ये बहुत बहुत गलत मैसेज होगा। मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रांगली आपके चैनल से कहूंगा कि ऐसे लोग जो 100% मुलविस हैं, जिन्होंने 9 मई को एक ये जो बदनुमा दिन पाकिस्तान की तारीख में सेहत दिन के तौर पे बनाया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा और नौजवान नस्ल को हिम्मत ना हो, उन्हें पता चले कि ये चीज आइन कानून के खिलाफ है और इस पे एक्शन लिया जाता है, इस पे सजाएं भी होती हैं। और वो लोग जिन्होंने जज्बात में आके कैरिड अवे हो गए थे, नारे सुन के कैरिड अवे हो गए थे, लीडरों की कौन सुन के कैरिड अवे हो गए थे, उन्हें अब इसकी खमियाजा अदा करना पड़ेगा, इसका भुगतना पड़ेगा, ताकि फर्क पता चले कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इस मुल्क में और जो कानून हाथ में लेते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है जावेद साहब, ये जो 10 साल गुजरे हैं, 2014 से 24 आ गए, इन 10 सालों में जितना मुआशी नुकसान हो चुका है, कौम को ये बताना कितना ज़रूरी है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मईशत परवान नहीं चढ़ सकती। उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, बारहा कहा कि आए जी, मिसाके मईशत पर बात करते हैं, बार बार उनको ऑफ़र की बानिए पीटीआई को, लेकिन वही बात आ गई जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं थे, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। जब मिसाके जमहूरियत पर सियासी जमातें एक हो सकती हैं तो मिसाके मईशत पर क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको मुल्क का इंटरेस्ट और पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट अजीज़ है तो फौरी तौर पर उस ऑफ़र को आगे बढ़ के थाम लेना चाहिए कि ठीक है जी, हम आपके साथ बैठ के एक एग्रीमेंट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN 90s का पूरा पीरियड जो है एक कॉन्फ्रंटेशन थी और बड़ी खौफनाक कॉन्फ्रंटेशन रही। उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि इससे मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, इसमें सरमाकारों का एतमाद ख़त्म हो रहा है और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से कोई सरमाकारी नहीं हो रही, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो ड्विंडल कर रहे थे, कमज़ोर तर हो रहे थे, तो अमेरिका ने भी हमारी एड बंद की थी। तो उस वक्त दोनों जमातों ने रियलाइज़ किया और ये लंदन में जो 2007 में मिसाक़े जमहूरियत हुआ था, ये उस तजर्बे की वजह से हुआ था कि कॉन्फ्रंटेशन से मुल्क तबाह होता है, कॉन्फ्रंटेशन से कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होती, मुल्क का नुकसान होता है। तो उन्होंने फिर एक ये तय किया कि जमहूरियत को मुस्तहकम किया जाए और आपने देखा
कि फिर 2008 से 2016 तक जो है जो दो हुकूमतें बनी, पीपल्स पार्टी और PMLN की, उन्होंने एक दूसरे से ताउन किया और कोई बड़ा रखना नहीं डाला, कोई एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं की, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई, तलखियाँ भी हुई, लेकिन उन्होंने इसको ओवरकम कम कर लिया। जो बानी PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके ख़मीर में ये चीज़ शामिल है। वो समझते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम। जब हम कॉन्फ्रंटेशन करेंगे, हम खलफशार पैदा करेंगे, हम सड़कों पे ऊधम मचाएंगे और उनके पास नौजवानों का एक बड़ा जत्था मौजूद है, उसको वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए। ये मुल्क है तो उनकी सियासत है, ये मुल्क है तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है अगर उसको लोग इलेक्ट करें। ये मुल्क है तो सब कुछ है। अगर इसको आप तबाह करेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी साख और एतमाद अगर आप तबाह कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। सबसे बड़े नुकसान में आप लोग होंगे। सो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑफर्स होती रही हैं टाइम टू टाइम कि आएँ, बैठते हैं, बात करते हैं और आप इस तर्ज अमल को छोड़ दें, ये तसादुम की सियासत छोड़ दें, ये नफ़रत की सियासत जो है इसको छोड़ दें और बैठ के बात करें। मिनिमम हम इकॉनमी के ऊपर बात कर सकते हैं कि इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। और जो हम इस वक्त, आपने SIFC की बात की, तो कोशिश ये हो रही है फ़ौज की क़यादत से और सिविलियन क़यादत मिलकर कि पाकिस्तान को इस इकनॉमिक बहरान से निकाला जाए और उसके लिए इकनॉमिकली स्टेबल होने के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक और बात उसके लिए सब जमातों को बैठ के बात करना होगा। तो अरबाब साहब, बहुत दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर साहब एज अ अपोजिशन लीडर भी ऑफर कर चुके हैं। अब तो हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने सबसे पहले यही ऑफर की कि आए जी, बैठे, हम ये मिसाके मईशत पर बात करते हैं, उस पर काम करते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी जमातों ने सपोर्ट भी किया और हमें नज़र भी आ रहा है, साथ साथ हमारी अस्करी क़यादत भी है। लेकिन सर, कितना मुश्किल है इस वक्त कि मुल्क दुश्मन अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह का जलसा होना था उसको कैंसिल किया गया, फिर एक कॉल दे दी गई है। कितना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तरफ भी जा रहे हैं। क्या उसके मकासद हासिल कर सकेंगे इस सूरत हाल में? देखिए, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, तो क्योंकि ऑपरेशन अदम इस्तेकाम हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और दीगर जो इत्तेहादी जमातों ने, अस्करी क़यादत ने मिलकर एक ऐलान किया था, लेकिन कुछ जमातों ने उनकी मुखालिफत की थी। और मेरे ख्याल में जो जमातें उसकी मुखालिफत कर रहे हैं उसमें ये साबिक हुक्मरान जमात भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में वो मुल्क को कौम के साथ मुखलिस नहीं है। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि वज़ीर आला अपने आबाई जिले भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस काम के बाद मेरे ख्याल में वहाँ कर्फ्यू लग जाती है। मैं डेरे ये खान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारे पिशावर के करीब जो अजला है, वहां पर भी हालात ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में शाम के वक्त कोई घर से निकल ही नहीं सकता है। तो यहाँ सूबे के हालात तो इस तहज तक पहुंच चुके हैं। हम अपनी बात की करेंगे, सियासी कारकुन की हैसियत से हम भी बहुत एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ जराए से वो धमकियां मिल रही है, हमें जराया धमकाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, तो हम क्योंकि इस मुल्क को कौम के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क के साथ मुखलिस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस मुल्क के साथ मुखलिस है। यही वजह है कि वो चाहे अपोजिशन में हो या चाहे हुकूमत में हो, तो वो बानी PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने हमेशा दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठ जाए कि हम मुल्क की सोचे। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि ये लोग मुल्क के साथ मुखलिस है ही नहीं। इनका तो काम ही जलसे, जुलूस, मुजाहरे और सारा, मेरे ख्याल में सारा दिन उनकी यही सोच होती है। अगर ये इस सोच से निकलेंगे तो तब वो अपने जिस सूबे में उनकी गुज़श्ता 15 साल से हुकूमत चल रही है, तो वो सूबे के बारे में सोचते। यहाँ पर उन्होंने ना ही कोई हॉस्पिटल बनाया है, ना ही कोई पार्क बनाया है, ना ही कोई ग्राउंड बनाया है, ना ही कोई, मेरे ख्याल में एक पुलिस स्टेशन तक उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। एक BRT जो यहाँ पे बनी हुई है, तो वो भी आपके सामने है कि उसमें जब बारिश हो जाती है तो मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे घर के सामने BRT गुजरी है, तो हम घरों से निकल ही नहीं सकते हैं, हम घरों में महफूज रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी जो कारकर्दगी है अभी तक, जो गुज़श्ता 3.5 साल उन्होंने वफाक में हुकूमत की है और 15 साल से यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते चले आ रहे, तो उनकी कारकर्दगी सिफर है।
मेरे ख्याल में मैंने तो एक आध मरतबा इनके वज़ीर-ए-आला को, जब परवेज खटक साहब वज़ीर-ए-आला थे, जब महमूद खान वज़ीर-ए-आला थे और अब जो गंगापुर के वज़ीर-ए-आला है, तीनों को मैंने कई मरतबा कहा कि आए हमारे साथ मनाजरा कर ले, जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो चाहे। तो अगर इनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल में अगर 1% भी इनकी हुई तो मेरे ख्याल में मैं तो इनके सामने सियासत ही छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिफर है, ये लोग जो है, तो आप जब इनकी हुकूमत, जब ये हुकूमत में थे मरकज में, तो सुबह से लेकर रात 11 बजे तक डिफरेंट टॉक शोज होते थे, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ यही बातें होती थी, ला चोर है, ये चोर है, वो चोर है। ये अपनी कारकर्दगी नहीं बयान करते थे और ना ही अब ये बयान कर सकते, क्योंकि इनकी कोई कारकर्दगी है ही नहीं। यही वजह है कि आज PTI जो है जेल में पड़े हुए गुज़श्ता 1 साल से, जो उनको लाने वाले थे वो भी एक एक करके जेल में जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी ये पेज हमीद तक ये बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि और भी इनके जो वो है, जो रुका है, वो भी इनके पीछे जेलों में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, चले मैं जरा लास्ट क्वेश्चन जावेद साहब से ले लूं कि जावेद साहब, इससे हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर क्या मनफी असरात मुरतब हुए? देखिए, जो दाखिली इस्तेकाम ना हो, सियासी तौर पर हम हंगी ना हो, और अगर हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ रही हूँ, और जैसे आपने देखा आज का मंजर और हम रोज़ ये देख रहे हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बैरूनी मुल्क जो हमारे दोस्त हैं वो परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कहाँ आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। चाइना हमारा कितना बड़ा इन्वेस्टर है, हमें बेल आउट करता है, हमारी इकनॉमिक मदद करता है, उसने इन्वेस्टमेंट की है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान में। पावर का जो क्राइसिस था उससे हमें निकाला, और उसने सी पैक के ज़रिए हमारे मुल्क में एक तब्दीली बर्पा कर दी है, बहुत पॉजिटिव तब्दीली है। वो हमें ये कहते हैं, एडवाइस करते हैं, फ्रेंडली एडवाइस, कि मुल्क में इस्तेकाम लाएं, मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करें कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएँ। सो मैं समझता हूँ कि मुल्क का इंटरेस्ट ये है, और हर शख्स, हर शहरी पाकिस्तान का ये एहसास कर रहा है कि ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये तनाज़ा, ये तसादम, ये कन्फ्रंटेशन अब ख़त्म होनी चाहिए। और इसकी जो एक जमात जो जिसने ये वतीरा बना लिया है अपना के कन्फ्रंटेशन करनी है, कोई चीज़ नहीं माननी और हर चीज़ में एक एजिटेशन का पहलू निकाल लेना है, वो मुल्क के लिए जहर कातिल है। बिल्कुल सही बात की आपने। मैं समझता हूँ कि इसलिए ज़रूरी है कि उनको अपना तर्ज अमल बदलना चाहिए। और अगर उन्होंने अपने तर्ज अमल नहीं बदला तो मुल्क दुश्मन अनासिर इसी सियासी अदम इस्तेकाम का फ़ायदा उठा के हमारे जो कौमी मुफादात हैं उसको बहुत बड़ा धचका दे सकते हैं। मैं अपने सारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ब्रेक के बाद आऊँगी तो बात करूँगी कि इकॉनमी क्राइसिस में जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम था, वहीं पर हमने देखा कि दीगर जो मईशत के हवाले से जो जहर कातिल चीज़ें थी उसमें स्मगलिंग में एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। फैसल करीम कुंडी साहब, आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से आपको जो लंदन में सियासी तरबियत लेने को मिली, और इस वजह से आपका नो डाउट पार्टी में भी एक अहम मुकाम रहा है। देखिए, उस वक्त जब मोहतरमा शहीद एग्ज़ाइल में थी, उस वक्त हम स्टूडेंट थे और लॉ के स्टूडेंट्स थे, हम उस वक्त पढ़ रहे थे और मुख्तलिफ़ औकात पे उनके साथ मुलाकातें होती रहती थी। पॉलिटिक्स इज़ लर्निंग, डे टू डे लर्निंग। जरदारी साहब यहाँ पे कोई आगे पता अपना शो करेंगे? वो एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमेशा उन्होंने रोल प्ले किया, माजी में भी रोल प्ले किया है और अभी भी रोल प्ले करेंगे। मुस्तकबिल में केपी के सूबे की क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? क्या गवर्नर राज की ऑप्शन भी है? मेरे पास इस वक्त नहीं है फिलहाल, और कल की बात तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो आज की बात आपके साथ कर सकता हूँ कि आज तो नहीं लग रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह के हम बात करते हैं कि हुकूमत मौशी बहाली के लिए इकदाम उठा रही है, तो वो जो लूप होल्स हैं जिन्होंने मईशत की जो जड़ें हैं वो खोखली कर दी हैं,
उन तमाम चीज़ों को भी एड्रेस किया जा रहा है। और SIFC के तहत हमने देखा कि इस पर बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, स्मगलिंग के हवाले से ख़ास तौर पे क्रैकडाउन हमने देखा, उसके हवाले से इकदाम हमने देखे, कार्रवाई हमने देखी। और सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अब भी इन तमाम चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास की उन्होंने सदारत भी की थी और तमाम इकदाम के हवाले से उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स ली हैं। स्मगलिंग के नासुर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ कर दें। मुलव्विस अनासर और उनकी सहूलतकारों के साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी जो स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको जब्त किया जाए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने ये ज़रूर बात की है कि अब किसी तौर पर भी जो है वो किसी किस्म की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सैयद वासिफ अली वासिफ नकवी, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट तज़कियाकार बैरिस्टर हुमायूं सरफराज चट्टा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाए। सैयद अली वासिफ साहब, जब हमने SIFC के हवाले से देखा था इकदाम लिए जा रहे थे मुआशी बहाली में, तो उस वक्त पहली दफ़ा हमने स्मगलिंग जैसे इशू को वो कहते हैं ना सियासत से बालातर होके एड्रेस होते हुए देखा। क्योंकि माजी में पता तो सबको था कि स्मगलिंग हो रही है और उसमें कौन कौन मुलव्विस है, लेकिन वही बात आ गई कि उसको भी सियासी तौर पे हैंडल किया जा रहा था। इस बार आप हुकूमत के इकदाम को किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं ये देखता हूँ कि स्मगलिंग जो है ये इटसेल्फ, अगर हम इसकी बेस देखें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और जिस तरह से आपने फरमाया कि इससे जो इकॉनमी है उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, और ये जो क्राइम है इटसेल्फ, इसके अंदर एक जो मैकेनिज्म है इसका, इसमें डिफरेंट चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं और जो इलीगल चीज़ों को करेक्शनल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है वो पहुंचा देते हैं। तो अगर स्मगलिंग का आप जो उसका रूट होता है, जो इसका प्रॉपर फंक्शन होता है वो देखें तो उसके अंदर स्मगलिंग ऑपरेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्लान्स होते हैं, रिक्रूटिंग प्लान होता है, उसके अंदर प्रोक्योरमेंट प्लान्स होते हैं, स्मगलिंग ऑफ आइटम्स इटसेल्फ है, और उसके अलावा जो है रिश्वतखोरी है जो कि कंसर्न्ड ऑफिसर्स को दी जाती है। तो मेनली इसका जो मकसद है वो तो यही होता है कि टैरिफ्स जो हैं या ट्रेड बैरियर्स हैं उनको बाईपास किया जाए किसी तरीके से। और यूजुअली आप देखें तो जो लैंड रूट्स हैं या समटाइम्स सी रूट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। और अफगानिस्तान और ईरान हमारा मेन सोर्स होता है इन और आउट करने के लिए स्मगलिंग प्रोडक्ट्स को। तो इसमें जाहिर है कि कुछ जानवरों का इस्तेमाल भी होता है, और एट टाइम्स जो है ये इंसानी जो स्मगलिंग भी इसमें हो सकती है, जो लोग अपने ऊपर उसको बैग के अंदर डाल के चीज़ों को और इस तरह करके स्मगल कर रहे होते हैं। सोशल और मॉरल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है जो कि इकॉनमी को वीक करता है, और उसके अंदर जाहिर है कि एक खासी लीकेज की वजह से इकॉनमी ड्वेंडलिंग सिचुएशन के अंदर आ जाती है। और फिर जाहिर है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स आपके बन रहे होते हैं उनको भी ये डैमेज करता है इस तरह से कि लोग टैक्स एवेजन की तरफ आते हैं और फिर इवेंचुअली वो क्राइम प्रमोट होता है उससे। तो जो हमारा रिसेंट अगर हम फिगर्स देखें तो उसके अंदर 3.3 बिलियन रुपीस जो है, ये हार्वर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक जॉइंट स्टडी थी, उसके फिगर्स मैं आपको कोट करूं कि 3.3 बिलियन 3.3 अरब रुपए का खसारा जो है वो देखना पड़ा है ड्यू टू स्मगलिंग प्रोडक्ट्स हमारी लोकल इकॉनमी को। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी स्टडी का हवाला देते हुए मैं चाहूंगा कि मैं बताता चलूं कि 74% जो मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्मगल्ड हैं। और लाइकवाइज अगर आप 53% जो डीजल इस्तेमाल हो रहा है या 43% इंजन ऑयल इसके अंदर जिक्र हुआ कि इस्तेमाल हो रहा है वो स्मगलिंग के थ्रू आता है। लाइकवाइज 40% के करीब जो टायर्स हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं वो स्मगलिंग के हैं। 16% ऑटो पार्ट्स हैं वो स्मगलिंग के। और डीजल प्रोडक्ट्स जो है हमारे इटसेल्फ डीजल जो है उसकी स्मगलिंग और पेट्रोल की स्मगलिंग है, उसने इकॉनमी की तबाही करके रख दी है। और तकरीबन 10 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल या 2 मिलियन के करीब जो लीटर्स हैं पेट्रोल के वो डेली ऑलमोस्ट स्मगल होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और खाली ये डीजल और पेट्रोल नहीं है बल्कि इसके अलावा US डॉलर्स हैं, दीगर करेंसी है, कार इंजन्स हैं, ड्रग्स हैं, शैम्पू, बैग्स, कपड़े, सिगरेट्स, चॉकलेट्स और एनर्जी ड्रिंक्स। और सर मजे की बात ये कि सैकड़ों पेट्रोल पंप्स हैं जो कि कराची में अगर बात की जाए तो ऐसे पंप्स हैं कि जहाँ पे ईरानी स्मगलिंग तेल जो है वो सप्लाई किया जाता है।
बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो आउटस्कर्ट्स हैं कराची के, अगर उसमें आप अगर विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं वो स्मगल्ड आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और जब हमारी इकॉनमी जो है वो ज़्यादा क्रूशल स्टेज से गुजर रही थी और हमें इंपोर्ट बैन लगाने पड़े, तो उस वक्त भी आपको जो सुपर मार्केट्स हैं उसके अंदर अक्सर प्रोडक्ट्स देखने को मिली ठीक होंगी है। कि जो इंपोर्ट की जगह स्मगल होके आई हुई हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, बड़ा अच्छा इन्होंने वासिफ साहब ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो यकीनन ये क्राइम आज से नहीं है, बहुत अरसे से, और सब जानते भी हैं, सबको पता भी है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसके लिए हुकूमती पॉलिसी क्या रही, माजी की बात कर रही हूँ। दूसरा, अब अगर इस पर कोई लॉ है तो उस पर क्यों इम्प्लिकेशंस नहीं हो पाया, कहाँ कहाँ क्या हर्डल्स हैं, और हुआ तो कितना हमने कामयाबी हासिल की। देखिए, प्राइमरीली जो स्मगलिंग है वो कस्टम्स एक्ट के तहत उसको डील किया जाता है, उसमें उसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है और उसका जो कानूनी उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो सज़ाएं हैं वो मोस्टली जो हैं वो कस्टम्स के थ्रू, जो इदारा है उसके थ्रू ही उसको डील किया जाता है। उसके बाद इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो इसकी बॉर्डर क्रॉसिंग है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो ज़्यादा जो स्मगलिंग का जो ज़्यादा बड़े ज़राए हैं वो ज़मीनी बॉर्डर क्रॉसिंग से होते हैं। समुद्री ज़राए पे वहाँ पे कस्टम्स अथॉरिटीज़ का मेरे ख्याल से चेकिंग जो है वो ज़्यादा सख्त है शायद। तो अब उसमें फिर रेंजर्स आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उसके साथ फिर कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो अब जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो डेफिनेटली पूरे बॉर्डर को तो वो कवर नहीं कर सकती, वो तो जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड गेट्स बनाए होते हैं प्रोडक्ट्स की या लोगों की नकलो हरकत के लिए, गाड़ियों की नकलो हरकत के लिए, वो तो वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब जो उसके अलावा जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उसको डील करना वो रेंजर्स का काम है, और उसके अलावा जो अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड हैं वो। अब इसमें देखिए, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि कोई बहुत जो सीरियस ड्राइव है कभी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान में देखने में नहीं आई, और उसकी कुछ बुनियादी वजूहात भी हैं। अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो कल मेरी कुछ बलूचिस्तान के वज़रा के साथ किसी जगह पे हुई, वो कहते हैं कि जी उनकी इकॉनमी या उनके जो लोग हैं वहाँ पे वो बहुत डिपेंडेंट हैं जो ईरानी तेल की, जैसे आप बात कर रहे थे, तो उनके 2-3 ज़िले जो बॉर्डर के साथ लगते हैं या उससे भी ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं, गरीब लोग हैं, वो स्मगलिंग पे उनकी रोज़मर्रा का है। और उनके एक साबका वज़ीर आला ने भी कहा था कि इसको आहिस्ता आहिस्ता कर्ब करें। तो अब जैसे इसी तरह चमन बॉर्डर है उनका, तो ये देखिए इसमें फिर ये होता ये है कि जब जो कस्टम्स वाले हैं वो जब वो ऑयल आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उसके अपने अब मसाइल हैं कि उसको आपने किस तरह उसके ऊपर टैक्स लगाना है। नहीं, तो आप ये बलूचिस्तान की जो मिसाल दे रहे हैं तो ये तो अब आगे बढ़ गया है ना, मुल्तान, खानेवाला में तो हर जगह नजर आ रहा है ये। डेफिनेटली अब बलूचिस्तान में तो इस्तेमाल नहीं ना होगा, वो लोग तो लेके आते हैं, उनको उसको तो आगे बेचना होता है। उसमें वैसे एक दफ़ा आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया था, जो ईरानी तेल की स्मगलिंग थी, उसमें पेट्रोल पंप्स को सील भी किया गया था, लेकिन वो कुछ बड़ा टेम्परेरी सा उसका इफेक्ट हुआ। उसके बाद दोबारा से फिर ऑयल की स्मगलिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक जो है ना लाइजन होना चाहिए मुख्तलिफ इदारों का, जिसमें जो बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं और जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं और जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो मिल के इसके खिलाफ एक्शन लें, ताकि जो ब्लैक मार्केट है उसको कंट्रोल किया जाए, और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं आपकी इकोनॉमी के ऊपर, वो जिस तरह अभी नकवी साहब फरमा रहे थे कि उसके डेफिनेटली उसके लीगल रिपरकशंस भी होते हैं, और जब लीगल रिपरकशंस होंगे तो फिर वही ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। अब रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि अब स्मगलिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है टेररिज्म के लिए भी, तो ये भी एक नेक्सस है। बिल्कुल ऐसे तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें मेरे राय में जो है कानूनी जो इसका ये है कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो उनको ज़्यादा मजबूत किया जाए और उनको ज़्यादा ट्रेन किया जाए और उन्हें ज़्यादा विजिलेंट किया जाए, चेक एंड बैलेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट्स कहीं पे पकड़ी जाएंगी, एक्शन लेंगे, तो फिर मुझे लगता है उसके नताइज गवर्नमेंट अगर हासिल करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा था वासिफ के जब क्रैकडाउन हुआ था, बल्कि उससे पहले भी हम आए दिन सुनते ही थे कि अगर कस्टम के तहत ये दिया जाता है इसको बॉर्डर पे, तो कस्टम के अफसरान भी बहुत मुलविस नज़र आए उसमें, और कुछ सियासतदान भी नज़र आए। मतलब वही बात मैंने की ना कि अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं पाती थी इस वजह से कि सबके नाम आने थे, लेकिन इस बार काफ़ी सीरियस नोटिस पे इसको एड्रेस किया गया है।
आपने बिल्कुल अपने इब्तदाइये में भी इसी चीज़ का जिक्र किया और मुझे खुशी है कि ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसने इसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया। और अगर जिस तरह कल की आपने प्राइम मिनिस्टर की उनकी बात का जिक्र किया जिसका रेफरेंस आप दे रही थी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसको कर्व करने के लिए एक सजेशंस जो उन्होंने दी वो बड़ी वैल्यूएबल हैं। प्लस मैं ये कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम ग्रोइंग कंट्री है। और वो अगर यूएनओडीसी की रिपोर्ट देखें तो तकरीबन 40% जो उनकी ओपियम है वो पाकिस्तान के थ्रू या उनके जो ड्रग्स हैं पाकिस्तान के रूट के थ्रू होके गुजरते हैं। और जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने इदारों को हुक्मनामा जारी किया कि एफबीआर का और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आपस में जो लाइजन है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। प्लस जो इनकी एफर्ट्स हैं स्मगलर्स को पकड़ने की और जो नेशनल इकॉनमी को डैमेज करने से बचाने की, उनको सराहने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के जो इक़दामात हैं उनसे कोई दो राय नहीं है कि वो डायरेक्शन सही है, लेकिन अगर उस पर अमल दरामद हो। जो कल की प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र हुआ कि वेब पोर्टल डेवलप किया गया खाद और शुगर को कर्ब करने के लिए, वो एक बहुत अच्छा कदम है। उसके अलावा 54 चेक पोस्ट उन्होंने बनाई हैं जिनका क़याम अमल में आया है और वो ज़ाहिर है कि एक इट्स अ हैंडसम नंबर। आप उसको अगर 54 चेक पोस्ट को इफेक्टिवली यूज़ करें तो इसमें एक खातिर खा कमी लाई जा सकती है। ठीक है बैरिस्टर साहब, अब एफबीआर की बात कर ले या वजारत दाखिला और दीगर इदारे, जिसका जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। लाजमी सी बात है, इसके बगैर तो ये आप अहदाफ हासिल ही नहीं कर सकते। जो हुकूमत की पॉलिसी होती है उसका तसलसल से जारी रहना कितना ज़रूरी होता है और इस हवाले से क्या पॉलिसी है? देखिए, ये तो जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है और उसकी जो एप्लीकेशन है कॉन्टीन्यूसली, ये किसी भी जुर्म का ख़ात्मा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये तो जो अगर आप इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो डेवलप जो मुल्क हैं अगर उनकी इकॉनमीज़ को देखें या उनके कवानीन को देखें तो इस बारे में उनका रवैया बड़ा सख्त है। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो आपकी जो लोकल इकॉनमी में जो बिजनेसमैन हैं वो मुतासर होते हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। जब प्रोडक्ट्स बाहर से आएंगी और उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे की जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी प्राइसेस लो होंगी, कॉस्ट जो है कम होगी, तो जो आपकी लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो ये चंद एक उसमें देखिए, अब उसमें एक और उसका एक पाकिस्तान में एक और बड़ा गंभीर उसका एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि अब पीछे आपको शायद इल्म में हो कि डेरा इस्माइल खान में शायद कुछ कस्टम ऑफिसर्स को भी टारगेट किया गया था, तो उसमें कुछ बेचारे शहीद भी हो गए थे। तो वो अब उसमें फिर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ताउन बहुत ज़रूरी है कि वो कस्टम जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके एक्शन लें, जहाँ पे जो खौफ है वो दूर किया जाए। स्पेशली अब उसमें एक और एलिमेंट है कि जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है जो बॉर्डर्स के साथ हैं उन्हें भी एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि इसके क्या नुकसानात हैं इकॉनमी में और उनके बारे में। और सेकेंडली वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। ये वहाँ के लोगों की एक डिमांड भी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो डेफिनेटली जो कानून का के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, लोग कानून को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अच्छी बात की इन्होंने कि हमारी लोकल मार्केट तो बहुत मुतासिर हुई है, लेकिन बात वही है कि हम मेड इन पाकिस्तान को किस तरह फ़रोग देंगे। वासिफ साहब, हमारे यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी का बड़ा जो एक डिफरेंस नज़र आता है। क्वांटिटी बहुत होती है, क्वालिटी पे मतलब तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जी, मैं इस डिबेट को ज़ाहिर है कि किसी और तरफ नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन इसका एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट भी है। जो हमारी लोकल टबैको इंडस्ट्री है, फॉर इंस्टेंस मैं उसके एग्जांपल लेता हूँ, वो इस इशू को बड़े डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे सिगरेट जो कि लोकली प्रोड्यूस होते हैं उसको रूट करके दोबारा बॉर्डर एरिया से रूट करके वापस लाया जाता है और ये शो कराया जाता है कि मे बी ये स्मगल सिगरेट्स हैं और उनको कम दामों, ज़ाहिर है कि वो टैक्स एवेड करके बेचे जा रहे हैं तो उनके ऊपर उस तरह से टैक्स लागू नहीं होता और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे ऊपर भी आप टैक्स कम करें ताकि जो हमारा लोकल प्रोडक्शन है उसके ऊपर आपको भी फायदा होगा और हमारे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो जो लोकल इंडस्ट्री है उसका ताउन बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि जब तक वो प्रॉपरली टैक्स पे नहीं करेंगे, चीज़ों के ऊपर अपनी चीज़ों को प्रॉपरली शो नहीं कराएंगे, फ्रंट लोडिंग नहीं करेंगे, इलिसिट प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि इकॉनमी को उसमें फ़ायदा हो सकता है। बट अगेन
हमें इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखना है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट हमारे इदारे हैं और जो बॉर्डर पे डिप्यूट अफसरान हैं उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको मे बी किसी किस्म का जो है वो इस चीज़ के अंदर मॉनेटरी कंपनसेशन दी जाए ताकि वो अपना जो काम है वो सही तरीके से अंजाम दे सके। अच्छा, आपने अफगानिस्तान से ड्रग्स की बात की थी, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए जाने वाले गैर मुल्की असले के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि उसकी रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। जी, उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया है और उन्होंने साथ में जो उसमें एक मजीद पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा मैंने, वो ये था कि अगर इस तरह का कोई जो अफराद पकड़े जाएंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा, प्लस जो व्हीकल्स यूज होंगी उनको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। प्लस जो उन्होंने एक बात और इसके अंदर की वो ये थी कि जो हमें बैंक गारंटी है, पहले अगर वो इंश्योरेंस गारंटी यूज हो रही तो अब वो ख़त्म करके उन्होंने बैंक गारंटी लागू कर दी है, जिससे जाहिर है कि ज़्यादा मुहतात तरीके से ट्रेडर्स भी उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है वासिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं साहब, आपके भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का हुआ। नाज़रीन, बात की जाए सियासी अदम इस्तेहकाम की या स्मगलिंग की, दोनों ही मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।